आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। लंबे समय बाद कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन के जरिए पार्टी की एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की जाएगी। वहीं बजट पूर्व होने से इस अधिवेशन में पार्टी की ओर से प्रस्ताव पास करके भी सरकार को भेजा जाएगा। अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। कई सालों बाद प्रदेश कांग्रेस का कोई ऐसा अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें पीसीसी और एआईसीसी सदस्य एक साथ मौजूद रहेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाला ये प्रदेश स्तरीय अधिवेशन 2 सत्रों में होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। सम्मेलन में सदस्यों के अलावा ये लोग मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस अधिवेशन के जरिए आला कमान तक ये संदेश भी देना चाहते हैं कि राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है और यही तालमेल 2023 में कांग्रेस को फिर से सत्ता पर काबिज करवा सकता है। दो 2023 और मिशन 2024 ये हमारे लिए कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बने और केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बने। मोदी सरकार जो जिस तरह से जनता त्रस्त हो गई है, जिस तरह के उनके ये जनता के खिलाफ जिस तरह का एक काम कर रही है वो सरकार, तो जन आक्रोश है। तो ये तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, फ्लैगशिप की जो योजनाएं हैं, वो भी एक सत्र में उस पर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार की विफलताएं हैं उस पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल मेंबरशिप जो हमारी है, सदस्यता अभियान बहुत एक प्रमुख मुद्दा जो है अभी हमारे पास में है और 31 मार्च तक हम ये सदस्यता अभियान है वो पूरा करेंगे। इस पर भी बहुत एक चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम तरह के 2 सत्रों के अंदर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और फिर बजट जो आने वाला बजट है, उस बजट के में क्या जनहित के क्या जो मुद्दे हैं उनको उसमें समावेश किया जाए। जो जनता चाहती है वो जनप्रतिनिधि बताएंगे कि ये मुद्दे जनता चाहती है और ये बजट में अगर शामिल करेंगे तो आम जनता को राहत मिलेगी। प्रताप के पराक्रम पर प्रश्न क्यों? सवाल यही है और इसी को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल है और वजह है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नागौर में दिया गया बयान और नतीजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने पर सियासत तेज हो गई है। डोटासरा पर बीजेपी का वार भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर में क्या बयान दिया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता दिया। क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई थी? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। इनको हर चश्मे में हिंदू और मुसलमान दिखते हैं। राहुल जी यही तो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में यही फर्क है। हिंदुत्ववादी हमेशा 2 धर्मों के लोगों को लड़ाने में विश्वास करता है, आपस में नफरत फैलाता है, झूठ बोलता है और कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है। ये किस पे कह रहा हूं समझ गए? कुछ नहीं होते हुए भी अकड़ के चलता है, वो हिंदुत्ववादी है। डोटासरा के बयान को लेकर सियासी युद्ध छिड़ गया। फिर क्या एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने डोटासरा पर वार किए। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को भी महान नहीं मानती। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डोटासरा को महाराणा की जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ने की नसीहत दी। तो वहीं उपनेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि महाराणा प्रताप की लड़ाई को सत्ता का संघर्ष बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। वासुदेव देवनानी ने कहा, महापुरुषों का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। मेरे ख्याल से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के अलावा किसी को महान मानते नहीं हैं और उसके बाद किसी को महान मानते हैं तो अकबर जैसे, औरंगजेब, इस तरीके के लोग उनकी नज़र में महान हैं। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आते ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था।
सिर्फ सत्ता का संघर्ष, उसके बलिदान को सत्ता का संघर्ष कहना निश्चित रूप से कांग्रेस की जो देश तोड़ने वाली मानसिकता है और कांग्रेस की जो सत्ता की भूख है वो दर्शाती है। उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर महान और अकबर को महान बताने की बात कही है। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। महाराणा के स्वर्णतम इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया है, वास्तव में इस प्रकार के लोग कांग्रेस का स्वभाव रहा है कि वह देश के वीरों का अपमान करती आई है। देश के वीर चाहे कुछ भी हो, लेकिन वोटों को प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है कि अल्पसंख्यकों को खुश रखा जाए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर घेराबंदी तेज की तो बचाव में कांग्रेस नेता भी उतर आए। बीजेपी की आदत हो गई है, एक जैसे बीजेपी के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे किसी चीज़ को लपकने वाले लोग होते हैं। हमारे वो आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। महाराणा प्रताप राजस्थान के ही नहीं देश के हम सब की वीरता के प्रतीक थे और उनका संघर्ष जो था वो हम सब ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। ये हम बचपन से पढ़ते हैं, किंतु भाजपा की सोच है कि वो इतिहास की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है, जिसमें कभी वो कामयाब नहीं हो पाए। तो प्रताप महान पर सियासी घमासान जारी है। भारत के गौरव, वीरता, स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महान स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की संकल्प शक्ति कभी नहीं झुकने की, उनके प्रण भारत के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उनके दृढ़ निश्चय के कारण वो दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान रखते हैं। एकल लिंगथान के भक्त मेवाड़ के वीरों ने हमेशा भारत भूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया है। मातृभूमि की रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप पर बार बार राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री की ओर से ये बयान सामने आए हैं। तो प्रताप को लेकर बीजेपी जैसे ही हमलावर हुई, डोटासरा घिरने लगे तो फौरन बैकफुट पर आए और ट्वीट कर नागौर में दिए अपने बयान पर सफाई दी। डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को भी रत्ती भर शक नहीं है। वे महान थे और रहेंगे, लेकिन मेवाड़ की सत्ता के लिए हुए हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई को बीजेपी ने किताबों में हिंदू मुस्लिम का युद्ध बताकर बच्चों में जहर बांटने का काम किया। तो ये बयान गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ की ओर से सामने आए हैं। और दरअसल महाराणा प्रताप को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और सतीश पूनिया में ट्वीट वॉर भी देखने को मिला है। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध सत्ता संघर्ष नहीं, राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। डोटासरा जी, आप पहले भी इस मामले पर विवादित बयान दे चुके हैं। आखिर मुस्लिम वोटों को खोने का इतना डर क्यों है आपकी कांग्रेस पार्टी को? महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को भी रत्ती भर शक नहीं है। वे महान थे और रहेंगे, लेकिन मेवाड़ की सत्ता के लिए हुए हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की स्वाभिमान की लड़ाई को बीजेपी ने किताबों में हिंदू मुस्लिम का युद्ध बताकर बच्चों में जहर बांटने का काम किया। शर्मनाक। तो महाराणा प्रताप की लड़ाई को लेकर जारी सियासत के बीच उदयपुर में एक इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने महाराणा प्रताप की लड़ाई को लेकर कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप की लड़ाई को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसको लेकर कांग्रेस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। प्रताप ने पूरे भारत देश के लिए संघर्ष किया है, एक संस्कृति के लिए संघर्ष किया है, एक नैतिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया है। और चूंकि मेवाड़ उनका स्थान था, इसलिए मेवाड़ की दृष्टि से भी उसको देखा जाता है। तो प्रताप का संघर्ष तो सत्ता पाने का, सत्ता मिलने का, सत्ता बचाने का, सत्ता प्राप्त करने का, इस तरह का कोई भी संप्रत्यय प्रताप के जीवन में, प्रताप का इरादा ऐसा कभी भी नहीं था।
प्रताप ने जो संघर्ष किया है, प्रताप के पैरों में सत्ता आके 4-4 बार लौटी है। अकबर के द्वारा 4-4 बार प्रपोजल भेजे गए हैं कि आपको वहां का सत्ताधीश रहने दिया जाएगा, आपको मनसबदारी और भी दी जाएगी, आप एक बार मेरी गुलामी स्वीकार कर लें। तो यहां पर प्रश्न अगर सत्ता का होता तो प्रताप के पास सत्ता थी, सत्ता हमेशा बनी रहने वाली थी। प्रताप को जब राजकुमार थे, बड़े राजकुमार थे, जब उनको सत्ता नहीं सौंपी गई, छोटे भाई को सत्ता दे दी गई जगमाल को, तब भी प्रताप ने बड़े होने का हक नहीं जताया सत्ता के लिए। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस पार्षद नरेंद्र मीणा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए इनका निष्कासन किया गया है कांग्रेस से। एसीबी ने गुरुवार को इनको ट्रैप कर लिया था। नरेंद्र मीणा को घूस लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्षद नरेंद्र मीणा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को एसीबी ने एक्शन लेते हुए इस आरोपी को ट्रैप किया था और घूस लेते हुए एसीबी ने नरेंद्र मीणा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भी एक्शन लिया है। पार्षद नरेंद्र मीणा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। तो आपको बता दें 6 साल के लिए नरेंद्र मीणा को कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस की ओर से, नरेंद्र मीणा को निष्कासित कर दिया गया है। क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी फिलहाल नरेंद्र मीणा की ओर से? जी, नरेंद्र मीणा चूंकि प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में आज कोर्ट में पेश किया गया है, वहां से जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा, उनके द्वारा आज उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। योगेश मिश्रा की ओर से एक प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि नरेंद्र मीणा जो हैं पार्षद, उनके द्वारा लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार एसीबी ने किया है, जिसे राज्य सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसको पॉलिसी के तहत उन्हें कार्रवाई करते हुए पार्टी के द्वारा आज 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जब भी थोड़ी देर पहले ही ये लेटर जारी हुआ है जिला अध्यक्ष की ओर से, और ये कल से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ कभी भी इस तरीके के ऑर्डर आ सकते हैं। जो कि सुबह बात हुई थी जिला अध्यक्ष से, तो उनका कहना था कि पार्टी कुछ अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया है और जल्द ही अनुमति मिलने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उसका एक 5,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पार्षद नरेंद्र मीणा और 2 जो ठेकेदार थे उनको गिरफ्तार किया गया था एसीबी की टीम के द्वारा। पूर्व में जो नगर परिषद की सभापति थी बीना गुप्ता, वो भी रिश्वत लेते ट्रैप हुई थी, उन्हें भी पार्टी के द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। राजेंद्र, बिल्कुल रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया और इसके बाद कांग्रेस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने रीच लीक्स में सरकार पर हमला बोला है। देवनानी ने आरोप लगाया कि असली चेहरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बर्खास्त बोर्ड अध्यक्ष जारोली को सरकार ने अंडरग्राउंड कर दिया है, जिससे बड़े नाम सामने नहीं आ सके। देवनानी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को फिर से दोहराया। हिजाब विवाद पर देवनानी ने कहा कि जिन्हें हिजाब पहनना है वो मदरसे में चले जाएं। धार्मिक आजादी के नाम पर इस तरह की हरकत शर्मनाक है। ये तार वहां तक गए हैं क्योंकि एसओजी या राजस्थान पुलिस न तो सुभाष गर्ग से पूछताछ कर सकती है, न सीएम से कर सकती है, न डोटासरा से कर सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई से जांच हो और इस मांग को हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक सरकार मजबूर होकर के सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करवाती। ये मेरा पुनः मांग है कि तुरंत जारोली को गिरफ्तार करके और सच्चाई सामने लाई। तो हिजाब को लेकर विवाद लगातार जारी है। हिजाब को लेकर देश धरों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पक्ष शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनने के पक्ष में है तो एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस बीच जोधपुर अपने अल्प प्रवास आई मराठी मूल के हिंदी साहित्यकार डॉक्टर सुलभा कोरे ने कहा कि आज के समय में हिजाब और घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। हिजाब और घूंघट की तो मेरे ख्याल से ये उस वक्त लगाई गई थी प्रथा है कि जब आक्रमण होते थे, विदेशियों के आक्रमण होते थे,
तो अपने जो हमारी जो औरतें हैं उनको बचाने के लिए, उनके अस्मिता पर कोई आँच ना आए, इसलिए इस प्रथा की शुरुआत हो गई थी जब हम स्वाधीनता में थे। लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है। यदि चेहरा ढकने से यदि आप पर कोई आँच नहीं आते हैं तो उघाड़ने से क्या आने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रथाएं हैं उस वक्त शुरू कर दी थी, समाज बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, तो इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। जहां राजस्थान में रीट परीक्षा सीबीआई जांच को लेकर बवाल जारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा रद्द कर दी है और एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं राजसमंद में कुछ अभ्यर्थी रीट परीक्षा परिणाम बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और रीट परीक्षा परिणाम बहाल करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे अपने फैसले पर पुनः विचार करें। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जयपुर कूच करेंगे और शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रीट लेवल 2 को बहाल कराने के लेकर हम ये चाहते हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी साहब हैं अशोक गहलोत जी, उनसे हमारी ये हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि एक बार आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि हमने हमारे 3 साल उस चीज़ को दिए और हमने ईमानदारी से मेहनत करी है। आप करवाइए, हमारी जांच करवाइए, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ जस्टिस क्यों नहीं? हम एक छोटा पक्ष है, लेकिन हम अपनी बात पर सही है, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हमारी उसमें क्या गलती थी? और बस हम ये चाहते कि एक बार आप अपना पुनर्विचार कीजिए इस पर। उधर रीट लीक्स मामले में सुसाइड का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसे लेकर टोंक में एडीजी विनीता ठाकुर ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीओ शकील खान से मामले से जुड़ी तमाम जानकारी ली। एडीजी ने सुसाइड मामले को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मामले में अच्छी तरह से जांच की जा रही है, जल्द इस पर कार्रवाई भी होगी। विनीता ठाकुर ने एससी मनीष त्रिपाठी, सभी सीओ और एएसपी के साथ पेंडिंग केस को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बारे में चर्चा की गई। और करेंगे अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ में मोटरसाइकिल चोर पकड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पार्षद मयंक अग्रवाल ने एक बाइक चोर को भीड़ से छुड़वाया था। बताया जा रहा है कि भीड़ मोटरसाइकिल चोर को पीट रही थी। बाद में पुलिस ने पार्षद को थाने में बैठा लिया। मामले में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने पुलिस पर बीजेपी पार्षद को बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चोर पकड़वाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने पुलिस के कार्रवाई के खिलाफ निम्बा हेड़ा बंद करने का आह्वान किया है। उससे गलती हो गई, यहाँ के उसने उसको अनशन बोला तो इसने पड़ रही थी। अब इसलिए उसको अब लोगों में डाल दो, चोर को पकड़ के लाया। ये तो अन्याय है ना सर। अरे शाबाशी देनी चाहिए सर चोर पकड़ने वालों को। बड़ोली बात वाली घटना पता ही नहीं पता क्या हुआ उसके अंदर। उसमें चोर ही था, उन्होंने मारा और वो मर गया। वही तो ये तो हम चाकू से मार रहे हैं, उसके हाथ पैरों से मारा था। तो वहाँ मारने वालों से बचा के तो लाया महंगे यहाँ पे इसको। ये तो वो साहब उसको जानते हैं। साहब मेरी बात नहीं जानते होंगे, लेकिन ये तो उनको कितने से चोर चोरी कर रहा था, पकड़ के लिया। उसके बाद तो इसी बात खत्म हो जानी चाहिए। और तुम जाओ, आप उन्होंने कहा घंटे भर में पेश कर देंगे। किसने? घंटे भर इतना तो टाइम लगता है। आपको देखो मेरे किसने कहा? मेरे ये मुझे पता नहीं कहा उन्होंने। मैंने फिर माफी मांगी, डिप्टी साहब से पूछना। मैंने तो उस बच्चे की गलती की मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे। छोड़ो ना, अब क्या है छोड़ को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। रीट लीक्स में ऑडियो की एंट्री से बवाल। एबीवीपी ने उठाया स्टडी सर्किल पर सवाल। रीट लीक्स में लेन देन का ऑडियो वायरल। सिंह भैया को फोन आया सवाल। दिन हो गए मित्र कह रहे भाई जब ऐसा की घर वाले की डिलीवरी है यार। फतेह सिंह भैया पूछ रहे होगा मित्र का। हाँ वो कहती है ऐसा समय मेरे पास पैसा है वो जिनके न समझा दिए। तू कहती है यार, मैं कहती है कि भाई साहब ऐसा चलाते हैं चक्कर पड़ो चार
डूब कोई किनारे मैं जब एक वाले 20-25 लाख दे दिए तो अब तुम्हारे 25 लाख दे दिए। इतने बार लोरे को फोन आ रहा हूँ जो करो मैं अच्छो मास्टर बनो टीचर बनो वो करो यार मेरे पैसा फंस गया यार। कौन सा लोरे हुआ होगा मतलब कच्चे दिन पे कोर्ट में आएगा तो तुम्हें फ्री करना देने तो सही है पैसा दे दिया भाई कहाँ तो यार। रीडलिक्स का ऑडियो कनेक्शन सुना आपने, ये वही ऑडियो है जिसे एबीवीपी ने जारी किया है। छात्र संगठन का दावा है कि इसमें बात करने वाले व्यक्ति का नाम अमित है, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह की पत्नी का भाई है। ऑडियो में अमित सब काम करने की बात कहते हुए परीक्षा के संबंध में लेन देन करने और पैसे लौटाने की बात कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑडियो सामने आने के बाद पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग कर रहा है। क्या जिम्मेदारी रही और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में क्या जिम्मेदारी रही, आप लोगों के पास मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा और ये प्रिंट भी दे दूंगा। इसमें प्रत्येक में हर व्यक्ति से क्या जिम्मेदारी है, ये 40 लोगों की सूची हम लोगों ने तैयार की है। इसके बाद में हमारे पास में 3 ऑडियो क्लिप भी हैं। उन ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से पैसे के लेन देन की बात हो रही है। उसमें हम देखेंगे तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनय सिंह जी के साला अमित, वो अमित नाम का व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। और उस अमित का चेक, ये चेक उस अमित का हमारे पास है। उसने पैसे की लेन देन की और अपने चेक दिए गारंटी के। वहीं ऑडियो को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ किया कि उनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जिस रिश्तेदार अमित के ऑडियो को लेकर उनका कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, उससे उनका 2 सालों से संबंध नहीं है। ऑडियो एक दिन उसमें 3 आए हैं, तीनों ऑडियो मतलब मैंने देखे। एक तो कल आया था, मैं आपको पहले भी कह चुका था, मेरा या आपका कोई रिश्तेदार यदि गलत काम करता है तो उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। मेरे साले अमित से मेरे 2-2.5 साल से ना तो किसी तरह का कोई समझ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगी। ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। पद्मश्री सम्मानित लिम्बाराम की तबीयत करीब 2 साल से खराब है। लिम्बाराम जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण दिल्ली के अस्पताल का रुख करना पड़ा। अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने परिवार सहित जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी की। झालाना में जंगल सफारी रूट 1 और रूट उन्हें नीलगाय, लंगूर, मोर जैसे जीवों की साइटिंग हुई। शाम के वक्त उन्हें लेपर्ड राणा के दीदार हुए। करीब 2.5 घंटे जंगल सफारी का आनंद लेने के बाद राज्यपाल झालाना पर्यटन स्वागत केंद्र रुके। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जंगल सफारी का अनुभव काफी रोमांच भरा रहा। उन्होंने कहा कि हमें सभी को वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर होना चाहिए। मौके पर पहुंचकर इस पूरी विजिट का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र झालाना लेपर्ड सफारी विजिट करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ में जो कलराज मिश्र हैं अपनी पत्नी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यहाँ झालाना लेपर्ड सफारी पहुंचे। इधर से गए तो जाते समय तो नहीं दिखा जी, लेकिन लौटते समय एक ऊपर बिल्कुल 2 चट्टानों के बीच में जी एक लेपर्ड सोया हुआ, फिर बाद में उठ करके अपना चला गया, उसको देखा जी। फिर उसके बाद फिर मैं रूट नंबर 2 से गया था, फिर रूट नंबर 1 पर जी आया तो वहाँ पता लगा कि भाई लेपर्ड जहाँ शिकारी वो मचान या जहाँ से वो शिकार होती जी, तो वहाँ है जी। फिर वहाँ हम लोग गए तो अब तो वहाँ दिखाई पड़े। वहाँ मैंने देखा कि बैठा था, कुछ देर बाद चलना शुरू किया और फिर नीचे आ रहा था। फिर मैं दूसरी तरफ गया जहाँ से जयपुर की पूरी सीन दिखाई पड़ती है, उस स्थान पर गया भी, वहाँ से पूरा जयपुर का सारा स्वरूप दिखाई पड़ा। और सही बात तो ये है कि पूरा घूमने के बाद ये लगा कि यहाँ जो जीव हैं विशेष रूप से नीलगाय है, मेल भी
नीलिया जिसको कहते हैं वो भी थे, लंगूर हैं, चीतल हैं और भी सारे अनेक प्रकार के वन्य जीव हैं। ये सब दिखाई पड़े थे और देखने के बाद बड़ा लगा कि ढंग से सारी व्यवस्था की गई है और इससे कारण पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और यहाँ वन्य जीव को भी संरक्षित करने में सुविधा जाएगी। अरबाज अहमद, कैमरामैन दिलीप चेची के साथ में न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक